रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न आज हम लेने वाले हैं। हमारा पहला प्रश्न है, द रेशियो बिटवीन टू नंबर्स इज 3:4। इफ 6 इज एडेड टू ईच, द नंबर्स आर इन द रेशियो 4:5। फाइंड द गिवन नंबर्स। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। यदि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 4:5 हो जाता है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये अपना प्रश्न है। देखिए, सबसे पहले संख्याओं का अनुपात कितना दिया गया है, 3:4 ये संख्याओं का अनुपात दिया गया है। और वो संख्या, इन संख्याओं में, दोनों संख्याओं में 6 जोड़ दिया जाए। इस संख्या में 6 जोड़ा जा रहा है और इस संख्या में भी 6 जोड़ा जा रहा है। तो दोनों संख्याओं में अगर हम 6 जोड़ते हैं तो संख्याएं किस अनुपात में हो जाती है, 4:5 में संख्याएं हो जाती है। तो यहाँ देखिए, दोनों संख्याओं में बराबर नंबर ऐड हो रहा है। वो कितना है, 6। तो यहाँ इस रेशियो में कितना चेंज हो रहा है, 1 यूनिट का चेंज हो रहा है। इस रेशियो में भी 1 यूनिट का चेंज हो रहा है। तो हम बोल सकते हैं रेशियो की 1 यूनिट का मान अपने पास में, द वैल्यू ऑफ 1 यूनिट ऑफ रेशियो कितना आ रहा है अपने पास में, रेशियो की 1 यूनिट का मान अपने पास में 6 आ रहा है। इसका मतलब अगर रेशियो की 1 यूनिट का मान 6 है तो फर्स्ट नंबर अपने पास हो जाएगा 6 गुणा 3 और वो हो जाएगी 18, और दूसरा नंबर 6 गुणा 4 वो हो जाएंगे 24। तो अपने पास नंबर्स कितने हैं, 18 और 24 नंबर है। ऑप्शन ए, बी और सी तीनों और में ये 18 और 24 नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, नन ऑफ दीज। मतलब अपने नंबर्स 18 और 24 है। इजी क्वेश्चन है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला अपना प्रश्न है, the ratio of the numbers of students of 3 classes is 2:3:4. If 12 students are increased in each class, then the ratio becomes 8:11:14. Find the total students of all 3 sections before adding 12 students in each class. देखो, 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों का अनुपात कितना है, 2:3:4 है। ये 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों का अनुपात है। अब क्या हो रहा है, ये अनुपात कितना बन जाता है, 8:11:14 है। ये अनुपात इतना बन जाता है। कब बनता है, जब तीनों कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या कितनी बढ़ाई जा रही है, 12 बढ़ाई जा रही है। मतलब ये है कि अगर इसमें +12 किया जाए, इसमें +12 किया जाए और इसमें भी +12 किया जाए तो ये रेशियो 2:3:4 बन जाता है। कितना, 8:11:14 बन जाता है। तो अब हम देखिए, क्या हम इधर देखिए, रेशियो का डिफरेंस कितना है, 2 से होके 8 तक पहुंच रहा है। तो 6 का, यहाँ 3 से होके 11 तक पहुंच रहा है। इसका मतलब 8 का, और 4 से लेके 14 तक पहुंच रहा है। इसका मतलब 10 का डिफरेंस। तो जो रेशियो का डिफरेंसेज है वो इक्वल नहीं है। तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा ताकि रेशियो का डिफरेंस जो है वो इक्वल हो जाए। तो यहाँ देखिए, इन रेशियोज़ का डिफरेंस 1 है, तो इस पर्टिकुलर रेशियो को 1 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ डिफरेंस 3 और 3 का है, तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अपना पहला रेशियो हो जाएगा 6 और 9 और 12। अब आप नोट कीजिए, 6 से 8 2 का डिफरेंस, 9 से 11 2 का डिफरेंस, 12 से 14 2 का डिफरेंस। तो हम बोल सकते हैं रेशियो की 2 यूनिट्स का मान, कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो रेशियो की 1 यूनिट का मान अपने पास में कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो अगर रेशियो की 1 यूनिट का मान अपने पास में 6 है तो अपने पास में रेशियोज़ की वैल्यूज़, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द 3 क्लासेज वो कितने हो जाएंगे, 6 गुणा 6 36 स्टूडेंट्स पहली क्लास में, फिर दूसरी क्लास में 54 9 गुणा 6, और तीसरी क्लास में 72, और वो हो जाएंगे 12 × 6। तो 12 ऐड करने से पहले कक्षा में कितने विद्यार्थी थे, वो हो जाएंगे पहली क्लास में 36, दूसरे में 54 और तीसरे में 72। हमें पूछा गया कुल कितने विद्यार्थी थे, तो आप इन तीनों को ऐड कर दीजिएगा। 36 + 54 90 एंड 72 162 स्टूडेंट्स टोटल उस समय थे। तो अपना ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये प्रश्न आराम से समझ में आ गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला अपना प्रश्न है, देखिए, किसी परीक्षा में पास होने वालों की संख्या का फेल होने वाले की संख्या से अनुपात 25:4 था। तो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स
who passed the examination रेशियो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड द एग्जामिनेशन। इसका अनुपात अपने पास कितना है 25:4। 25:4 ये दिया हुआ है। अब क्या कहा जा रहा है, यदि 5 और अधिक ने परीक्षा दी होती, मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 5 ज़्यादा होते, तो यहाँ मैं रेशियो के साथ में एक और ले लेता हूँ, टोटल का रेशियो। ये क्या है, टोटल का रेशियो टी से रिप्रेजेंट कर सकते हो, या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड एंड रेशियो द नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर मैं सम ऑफ रेशियोज बोल सकता हूँ और वो हो जाएगा 29। ठीक है। अब देखिए, यदि 5 और अधिक स्टूडेंट्स ने परीक्षा दी होती, तो मतलब यहाँ पर एक 5 स्टूडेंट्स अगर एक्स्ट्रा होते, ठीक है, तथा फेल होने वालों की संख्या 2 कम होती। फेल होने वालों की संख्या मतलब इसमें अगर 2 की कमी होती, तब क्या होता, तब यह अनुपात 22:3 हो जाता। तो कौन सा अनुपात 22:3 हो जाता, ये पास और फेल वाला अनुपात 22:3 हो जाता। तो 22:3 ये हो जाता। तो ये अनुपात क्या हो जाता, टोटल का अनुपात 22 + 3 25। तो यहाँ पर 25 में लिख सकता हूँ। तो आपको इजीली समझ में आ गया है। तो अब आप बोल सकते हो कि हमारे पास एक रेशियो है F/T और उसकी वैल्यू है 4/29। मतलब F/T का मान 4:29 है। यदि F में से 2 घटाया जाए और T में 5 बढ़ाया जाए तो अनुपात 3:25 हो जाता है। ये प्रश्न अपना हो गया। अब हमें क्या करना है, देखिए हम यहाँ पर देखते हैं, ये 4 से बढ़ के या 4 से घट के तीनों अगर इसमें -2 किया जाए, और ये 29 से लेके 25 हुआ अगर इसमें +5 किया जाए, तो एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड मेरा आपको बताया हुआ है, उस मेथड से हम इसको पूरा करने वाले हैं। तो देखिए 4:29 बनता है 3:25। 3:25 कब बनता है, यदि पहले रेशियो में -2 का चेंज किया जाए और दूसरी रेशियो में +5 का चेंज किया जाए। ये हमें इस तरह से लिखना है, मैंने पहले भी आपको बता चुका हूँ इस तरह का प्रश्न। तो ये रेशियो ये हो जाता है अगर इतना चेंज किया जाए। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम 1 यूनिट रेशियो की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर देखो 4 × 25 मतलब 100। ठीक है, 4 × 25 का मान 100 माइनस 29 × 3 और वो हो जाएगा अपने पास में 87। तो मतलब 13। ठीक है, और इधर अगला देखो, इसका मान अपने पास में 13 आ गया। अब अगला 3 × 5 वो होता है 15 और माइनस 50, तो इसको हम 65 बोल सकते हैं। ठीक है, 13 यूनिट रेशियो का मान 65 है, तो 1 यूनिट रेशियो का मान अपने पास में कितना आ जाएगा, 13 यूनिट्स रेशियो का मान। कितने यूनिट्स रेशियो का मान, 13 यूनिट रेशियो का मान अगर 65 है, तो 1 यूनिट रेशियो का मान अपने पास में कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये सबको पता है। अगर 1 यूनिट रेशियो का मान 5 आ जाएगा, तो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड द एग्जामिनेशन, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास द एग्जामिनेशन, वो हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे। हमें फाइंड क्या करना है, परीक्षा में बैठने वालों की संख्या है। तो परीक्षा में बैठने वालों की संख्या ये टोटल यही है। तो 29 × 5, रेशियो की वैल्यू 5 है। ये परीक्षा में बैठने वालों की संख्या हो गई, और वो कितनी हो जाएगी आपकी 145। तो यहाँ पर 145 ऑप्शन 4th करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये प्रश्न आराम से समझ में आ गया है। आराम से इजीली इसको देखो और समझो। इस तरह से हमें इस प्रश्न को अटेम्प्ट करना है। उम्मीद आप समझ गए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला अपना प्रश्न है, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों की संख्या अनुत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों की संख्या से 4 गुनी थी। वही पिछले प्रश्न की तरह। फिर यदि परीक्षार्थियों की संख्या पहले से 35 कम होती और अनुत्तीर्ण होने वालों की संख्या 9 अधिक होती, तो उत्तीर्ण होने वाले तथा अनुत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों में 2:1 का अनुपात होता। कुल परीक्षार्थियों की संख्या क्या है, उसी तरह का प्रश्न है। देखो, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास द एग्जामिनेशन रेशियो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड द एग्जामिनेशन रेशियो द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड द एग्जामिनेशन। ठीक है, अब यहाँ पर P/F का मान, मतलब पास और फेल वाले परीक्षार्थियों का अनुपात अपने पास सबसे पहले दिया हुआ है 4:1। कैसे यहाँ पर दिया हुआ है, देखो, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों की संख्या अनुत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों की संख्या की 4 गुनी है। 4 गुनी है, तो 4:1 रेशियो हो जाएगा। तो अनुपात यहाँ पर 5 लिख सकते हैं, क्योंकि अनुपातों का टी क्या है, अनुपातों का योग ही है। तो ये मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, देखिए, यदि परीक्षार्थियों की संख्या पहले से 35 कम होती, परीक्षार्थियों की संख्या मतलब टोटल, वो अगर 35 कम होती, मतलब -35 अगर ये होता, और
और अनुत्तीर्ण होने वालों की संख्या, अनुत्तीर्ण मतलब फेल होने वालों की संख्या 9 अधिक होती, मतलब इसमें कितना चेंज हो रहा है, +9 का अगर चेंज हो तो क्या हो जाता है, तो होता है, क्या होता है देखो, अगर ऐसा किया जाए तो अपने पास में क्या होता है, जो रेशियो ये है P रेशियो F, वो कितना हो जाता है, 2:1 हो जाता है। तो ये रेशियो 2:1 बन जाता है। और अगर ये रेशियो 2:1 बन जाता है तो T का मान यहाँ पर 2 + 1 = 3 हो जाएगा। तो अब यहाँ से हम कह सकते हैं एक अनुपात था जिसका मान 1:5 है, और वो हो जाता है कितना, 1:3, यदि पहले में 9 का चेंज किया जाए प्लस का और दूसरे में -35 का चेंज किया जाए। पिछले प्रश्न की तरह हमें इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करना है। तो अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करें तो अनुपात अपना है 1:5 हो जाता है 1:3, ठीक है, जब पहले में +9 का चेंज और दूसरे में -35 का चेंज किया जाए। तो हम क्या करेंगे, हम 1 यूनिट ऑफ रेशियो का मान ज्ञात कर लेंगे। तो 1 यूनिट ऑफ रेशियो का मान कितना हो जाएगा, देखो 3 - 5, 3 - 5 का मतलब -2, और इधर -35 -27, यहाँ पर हम लिख सकते हैं -35 -27, देखो 1 गुणा -35 और माइनस का साइन बीच में लगाते हैं और प्लस का 27 अपने पास में हो गया। तो ये अपने पास में पहुंच जाता है कितना, 35 और 27 अपने पास 62 अपने पास में पहुंच गया, -62, ये -62। और अब जैसे ही -62, तो हम -2 यूनिट्स ऑफ रेशियो का मान अपने पास में कितना है, -62 है। तो 1 यूनिट रेशियो का मान मतलब 2 यूनिट्स ऑफ रेशियो का मान अपने पास में कितना है, 62 अगर है तो 1 यूनिट रेशियो का मान अपने पास में कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। अगर 1 यूनिट रेशियो का मान अगर अपने पास में 31 हो गया तो हमें क्या ज्ञात करना है, कुल परीक्षार्थियों की संख्या। तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या, टोटल परीक्षार्थियों की संख्या का रेशियो का मान कितना है, 5, और 1 यूनिट रेशियो का मान कितना है, 31। तो 5 × 31 मतलब ये कुल परीक्षार्थियों की संख्या हो गई, और वो कितनी हो गई, 155। तो इसका आंसर हो जाएगा 155। आपका ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट हो गया। उम्मीद है आपको इस तरह के दोनों प्रश्न समझ में आ गए। अनुपात और समानुपात में इस तरह के प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस तरह का अगर आपको समझ में नहीं है तो एक और प्रश्न इस टाइप का एग्जाम्पल लेके और जिस मेथड से मैंने आपको करवाया उस मेथड से आपको करना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला अपना प्रश्न है, देखिए, 2 समान धारिता के गिलास शराब व पानी से क्रमशः 2:1 और 3:2 से भरे हुए हैं। यदि दोनों को मिलाया जाता है तो नए मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात, दूध नहीं है, देखो यहाँ शराब व पानी है तो यहाँ शराब व पानी का अनुपात ही हमें ज्ञात करना है, शराब व पानी का अनुपात ही ज्ञात करना है। देखो तो अब हम ज्ञात करते हैं। देखो 2 समान धारिता के गिलास, तो हमें यहाँ पर 2 समान धारिता के गिलास आपके सामने बना रहा हूँ। अगर आपको दिखने में समान धारिता के नहीं दिख रहे हैं तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं, हमें मानना ये है कि ये समान धारिता के गिलास है। अब देखो पहले में वाटर, एल्कोहल एंड वाटर का रेशियो है क्या, पहले में शराब व पानी का, तो वाटर एंड एल्कोहल, एल्कोहल एंड वाटर हमें करना है, ठीक है। तो एल्कोहल एंड वाटर का रेशियो पहले में कितना है, 2:1, और दूसरे में एल्कोहल एंड वाटर का रेशियो अपना पास कितना है, 3:2 है। तो अगर मैं इसमें ले लूँ एल्कोहल 2 यूनिट्स एंड वाटर 1 यूनिट, तो इसकी कैपेसिटी कितनी होगी, 3, और इसमें एल्कोहल 3 एंड वाटर 2 ले लूँ तो इसकी कैपेसिटी 5 हो गई। तो हमें इनकी कैपेसिटी इक्वल बनानी है। तो मैं अगर पहले रेशियो को किससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 5 से, और इस दूसरे रेशियो को किससे मल्टीप्लाई करता हूँ, 3 से। 5 क्या है, सम ऑफ सेकेंड रेशियो, और 3 क्या है, सम ऑफ फर्स्ट रेशियो। अब अपना ये रेशियो बन जाता है, मतलब फर्स्ट वाला रेशियो बन जाता है 10:5 और दूसरे वाला रेशियो बन जाता है 9:6। अब आप नोट कीजिए, देखिए इन दोनों रेशियो का सम कितना है, 15, और इन दोनों रेशियो का सम भी 15 है। मतलब इस ग्लास की कैपेसिटी भी 15 यूनिट्स है, इस ग्लास की कैपेसिटी भी 15 यूनिट्स है। अब इन दोनों को मिलाया जाए, दोनों ग्लासेस को मिलाया जाए तो एल्कोहल कितना हो जाएगा, देखो एल्कोहल हो जाता है 10 यूनिट्स एंड प्लस 9 यूनिट्स, एंड वाटर कितना हो जाएगा, 5 यूनिट्स प्लस कितना यूनिट्स, 6 यूनिट्स। तो आंसर अपने एल्कोहल एंड वाटर का रेशियो का आंसर अपने पास में कितना आ जाएगा, 19:11, ये अपने पास में आंसर आ जाएगा। तो 19:11 मतलब तीसरा ऑप्शन, इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। उम्मीद है आपको ये प्रश्न बिल्कुल समझ में आ गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला अपना प्रश्न है, देखिए
दो बोतलों में क्रमशः 2:3 और 1:2 के अनुपात में अम्ल तथा एसिड है, इन्हें 1:3 के अनुपात में मिला दिया जाता है, तो बताइए नए मिश्रण में अम्ल और जल का अनुपात क्या होगा। एसएससी सीजीएल मेंस में 2016 में आया हुआ प्रश्न है। देखिए 2 बोतल्स है, मैं आपके सामने बोतल्स की पिक्चर एक्सप्लेन करने के लिए बना रहा हूँ। आपको एग्ज़ाम में ये पिक्चर कुछ नहीं बनानी है, आराम से तुरंत इसको जिस तरह से मैं सोल्व करूँगा उस तरह से सोल्व कर लेना, ठीक है। ये बोतल्स इक्वल कैपेसिटी की बोतल्स आपको कंसिडर करनी है। तो क्या है उसमें रेशियो किस चीज़ की क्या कंटेन करती है बोतल, एसिड एंड वाटर। तो एसिड एंड वाटर का रेशियो, एसिड एंड वाटर का रेशियो यहाँ पर और यहाँ पर एसिड एंड वाटर का रेशियो फर्स्ट एंड सेकंड बोतल्स में कितना है, पहली में 2:3 और दूसरी बोतल में 1:2, 1:2 क्या है, एसिड और वाटर का रेशियो अपने पास में दिया हुआ है। दीज आर मिक्सड इन द रेशियो 1:3। तो पहले हमें इनको मिक्स करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे मैं इस जार में इसको मिक्स करूंगा, लेकिन इस जार में इन बोतल्स को मिक्स करने से पहले इनको इक्वल कैपेसिटी का बनाना पड़ेगा, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। तो यहाँ जैसे सम ऑफ रेशियोज 5 है, इधर सम ऑफ रेशियोज 3 है, तो अभी तो इक्वल कैपेसिटीज है नहीं, तो इस रेशियो को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, और इस रेशियो को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से। तो अपना ये रेशियो बन जाता है 6:9 और ये बन जाता है 5:10। अब इस तरह से बन गया। अब आप 15 और इधर भी 15, दोनों की कैपेसिटी कितनी 15 यूनिट्स हो गई। अब दोनों बोटल्स, ये बोतल और ये बोतल इसमें मिक्स नहीं करनी है। देखो किस हिसाब से मिक्स करनी है, इनको 1:3 में मिलाया जाता है। 1:3 में मिलाने का मतलब ये तो एक बोतल जाती है, ये एक बोतल जाते ही अपने पास में एल्कोहल कितना, सॉरी एसिड एंड वाटर है, तो एसिड कितना पहुंचा एंड वाटर कितना पहुंचा, ये एक बोतल गई तो एसिड 6 यूनिट पहुंचा और वाटर अपने पास में कितना पहुंचा, 9 यूनिट पहुंच गया। और 1:3 में इनको मिलाना है, यहाँ पर दिखा 1:3 में इनको मिलाना है। इसका मतलब ये तो एक बोतल ही जाएगी पहली और दूसरी है 3 बोतल जाएगी, तो 3 बोतल जाएगी तो ये एसिड कितना चला जाएगा यहाँ पर 15 यूनिट्स, ठीक है, क्योंकि एक बोतल में 5 यूनिट है। और वाटर कितना जाएगा 30 यूनिट्स यहाँ पर चला जाएगा। अब यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना है, एसिड एंड वाटर का रेशियो अपने पास कितना हो जाएगा, 15 + 6 21 रेशियो 39। तो ये अनुपात हमें अगर इन दोनों को 1:3 में मिलाएं तो ये अनुपात एसिड और वाटर का बन जाता है। तो अपना ऑप्शन कौन सा, 21:39, 21 इसको सिंप्लीफाई कर लो। इसको हम किससे सिंप्लीफाई करें, 3 से सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पर 7:13, ठीक है, 7:13, मतलब ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। दोनों 3 से डिविजिबल है इसलिए हमने सिंप्लीफाई इसको किया तो 7:13 हो गए, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। उम्मीद है आपको ये प्रश्न बिल्कुल समझ में आ गया। अच्छा प्रश्न है, सीजीएल मेंस में आया हुआ प्रश्न है, आपको इस तरह से समझना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला अपना प्रश्न है, देखिए, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए बी एंड सी इज 7:9:12 and their expenditure ratio is 8:9:15. If the saving of A is 1/4 of its income, then what will be the ratio of saving of A, B and C? ठीक है, सबसे पहले मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पर, इनकम किसकी, A, B और C की इनकम का रेशियो हम यहाँ पर मेंशन करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर A की इनकम, B की इनकम और C की इनकम, इनका रेशियो मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ, B यहाँ पर, ठीक है। तो वो कितना है, 7:9:12, 7:9:12, ये इनकम का रेशियो ए बी एंड सी का। और एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है, वो है 8:9:15, 8:9:15 इनकी एक्सपेंडिचर का रेशियो अपने पास में है। अब बात हो रही है सेविंग की भी, तो आपको पता है सेविंग कैसे आती है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर से अपने पास में सेविंग आती है। तो पहले रेशियो का मान x ले लेता हूँ, तो ये इनकी इनकम हो गई, और दूसरे रेशियो का मान y ले लेता हूँ, तो ये इनके एक्सपेंडिचर्स हो गए, ठीक है। तो अब अपने पास में एक ही में अगर क्या सेविंग की बात करूँ, तो एक ही सेविंग की बात अगर हम करें तो 7x - 8y, ये एक ही सेविंग हो गई, एक ही सेविंग 7x - 8y हो गई। तो यहाँ पर दिया हुआ है एक ही जो सेविंग है, एक ही जो बचत है, वो इसका आय का 1/4 है, ठीक है। तो एक ही जो सेविंग जिसको अभी हमने 7x - 8y लिखा है, वो किसके बराबर है, वो एक ही इनकम के 1/4 है। तो इनकम 7x और उसका 1/4 7x/4
4 है। ठीक है, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो वो हो जाएगा 3 × 7x/4 इज इक्वल टू 8y, जिसको हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 21x इज इक्वल टू 32y। एंड x/y का मान अगर हम ज्ञात करें यहाँ से तो 32/21, मतलब x और y का रेशियो अपने पास में 32:21 हमारे पास आ गया है। तो जैसे ही हमारे पास इस प्रकार के प्रश्न में x अनुपात y का मान ज्ञात करें हमें क्या करना है, x और y का मान यहाँ पर लिख देना है। मतलब x की जगह हम 32 लिख देंगे, x पर जहाँ जहाँ x है वहाँ गुणा 32 लिख देंगे, और जहाँ जहाँ y है वहाँ पर 21 लिख देंगे, जहाँ जहाँ y है वहाँ हम 21 लिख देंगे गुणा 21। ठीक है, तो अब हमारे पास में क्या मान आएगा, देखो इनकम और एक्सपेंडिचर हमारे पास है तो हमारे पास में सेविंग आएगी। तो सबसे पहले हम किसकी सेविंग का मान ज्ञात कर रहे हैं, ए की सेविंग का मान हम ज्ञात कर रहे हैं। तो 7 × 32 वो कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 और 1 और 21 और 1 22, तो 224। ठीक है, इधर 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, 168 और 224 माइनस 168 वो ए की सेविंग अपने पास में हो जाएगी। तो 68 से ये कितने हो गए, 32 तो ये हो गए, और इधर 24, 32 और 24 ये 6 और 5, इसका मतलब 56। ठीक है, ए की सेविंग का मान अपने पास में 56 आ गया। इसी तरह से बी की सेविंग का मान हम ज्ञात करेंगे। तो बी की सेविंग का मान मैं 9 यहाँ पर कॉमन ले लेता हूँ, और यहाँ पर 32 माइनस 21 ये अपने पास में 11 हो जाएंगे, तो 99, 9 × 11 मतलब 99, ये किसकी आ जाएगी, बी की सेविंग का मान आ गया। इसी तरह से हम सी की सेविंग का मान हम ज्ञात करेंगे। तो सी बी की सेविंग का मान 12 दूने 24 और 2 कैरी 12 36 और 2 38। ठीक है, और इसी तरह से 15 एकम 15। ठीक है, ठीक है, 1 और 15 दूनी 30 और 31, 315। ठीक है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, 384 में से 315 घटाने पड़ेंगे, मतलब 84 में से 15 हमें घटाने पड़ेंगे, तो अपने पास 69 ये आ जाएगा 69। तो हमारे पास में क्या आया, सेविंग ऑफ ए 56, सेविंग ऑफ बी अपने पास 99 और सेविंग ऑफ सी 69 हमारे पास में वैल्यूज आ गई। तो ये ऑप्शन अब इनको आगे और ज़्यादा सिंप्लीफाई किसी पर्टिकुलर नंबर से कैंसिल नहीं किया जा सकता। तो ये ही अपने पास में अनुपात आ गया ए बी और सी की सेविंग का, जो हमें ज्ञात करना है। तो 56:99:69, तो ये अपने पास 56:99:69 ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट हो गया। उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आ गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला अपना प्रश्न है, देखिए ए बी व सी की आय का अनुपात 4:5:7 है, व्यय का अनुपात 7:8:9 है। यदि बी की बचत इसकी आय का 12.5% है तो उनकी बचत का अनुपात, सेम डिटो पिछले प्रश्न की तरह का प्रश्न है। हमें क्या करना है, देखो ए बी और सी की इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो यहाँ पर मेंशन करना है। पहले वो कितना है, 4:5:7, और एक्सपेंडिचर का रेशियो 7:8:9। इनकम वाले में रेशियो का मान x ले लेते हैं, तो ये इनकम्स हो गई तीनों, और एक्सपेंडिचर में y ले लेते हैं, तो ये एक्सपेंडिचर हो गया। अब हमें b का क्या दिया हुआ है, b की बचत। तो b की बचत सेविंग में, यहाँ के अगर सेविंग की बात करूँ तो सेविंग का मान अपने पास में, b की सेविंग का मान में अगर याद करूँ तो 5x - 8y अपने पास में हो जाएगा। और इसका मान मतलब b की सेविंग का मान 5x - 8y का मान 5x - 8y का मान कितना दिया हुआ है, 12.5% ऑफ इट्स इनकम। इनकम मतलब 5x का 12.5%, जो कि ये होता है। तो जिसको हम लिख सकते हैं 5x - 8y बराबर, यहाँ पर सिंप्लीफाई अगर करें तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/8। ठीक है, तो 5x/8 मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ। और अब देखिए 5x - 5x/8 बराबर 8y, इसको आप लिखो, और यहाँ पर 35x/8 बराबर 8y, और इस तरह से हम लिख सकते हैं 35x बराबर
64y आप लिख सकते हो, और x बटे y का मान अपने पास में 64/35 लिख देना है। तो इसका मतलब यहाँ पर x का मान कितना लिखना है अपने को 64, और y का मान 35 लिख देना है। और x और y का मान जैसे ही आप 64 और 35 लिख देते हो, सेविंग की तीनों सेविंग का मान ज्ञात करके रेशियो का मान ज्ञात करना है, बस इतना ही करना है। मतलब आफ्टर गेटिंग द वैल्यूज ऑफ x एंड y वी हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ x एंड y ओवर here we have to substitute the values of x and y respectively। और जैसे ही हम values of x and y इनमें substitute कर देते हैं, हमें सेविंग का मान ज्ञात करना है। वो सेविंग का मान कैसे किस तरह से आएगा, ये माइनस ये माइनस ये और ये माइनस ये माइनस ये ए की सेविंग, ये माइनस ये बी की सेविंग और ये माइनस ये सी की सेविंग। जैसे ही हमारे पास तीनों की सेविंग का मान आ गया, वो ही इनका रेशियो हो जाएगा। अगर आप देखना चाहिए कि किसी पर्टिकुलर नंबर से कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर देना, नहीं डायरेक्ट वैल्यूज़ आपके पास आ जाएगी। उम्मीद आपको ये प्रश्न समझ में आ गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पिछले प्रश्न की तरह का ही प्रश्न था ये। अगला प्रश्न, जब एक वाटर पार्क में टिकट की कीमतें 11:12 में बढ़ा दी गई। इस प्रश्न इस लाइन का मतलब आप समझिए। देखो, वाटर पार्क में टिकट की कीमत पहले 11 के मल्टीपल थी और वो अब 12 के मल्टीपल बना दी गई है। मतलब 11:12 का मतलब पहले 11 थी, अब 12 हो गई है। ठीक है, अब हाँ बढ़ाई गई तो पार्क में आने वाले दैनिक आगंतुकों की संख्या, मतलब जो लोग पार्क में विजिट कर रहे हैं उनका अनुपात कितना हो जाता है, 8:7 में गिर जाती है। मतलब पहले अगर 8 लोग आ रहे हैं तो अब कितने ही आ रहे हैं, 7 ही लोग आ रहे हैं। यदि टिकट की कीमत में वृद्धि करने से पहले दैनिक राजस्व इतना था, तो टिकट की कीमत में वृद्धि करने के बाद में कितना राजस्व हो जाएगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो मैं क्या करता हूँ, देखिए सबसे पहले जो टिकट की कॉस्ट है वो मैं यहाँ पर मेंशन कर, उसका अनुपात कितना है, 11:12 में चेंज हुआ। और अगर मैं यहाँ पर अनुपात का मान x ले लूँ तो पहले आप बोल सकते हो 11x पहले थी और फिर अब कितनी हो गई 12x। और सेकंड रेशियो का मान अगर मैं y ले लूँ तो जो विजिटर्स की मैं अगर बात करूँ तो विजिटर्स कितने हो जाएंगे, पहले 8x थे, 8y थे और अब कितने हो गए, 7y हो गए। ठीक है, तो देखो ये एक विजिटर की टिकट की कॉस्ट और इतने विजिटर आए, और ये एक विजिटर की टिकट की कॉस्ट और इतने विजिटर हो गए। तो ये तो शुरुआती थी और टिकट बढ़ाने के बाद में ये हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखो टोटल जो राजस्व प्राप्त हुआ, मतलब अपने पास में कितनी मनी इससे आई, वो यहाँ पर अगर हम लिखें तो पहले 88xy अमाउंट हमें प्राप्त हो रही थी टिकट से, और अब कितनी हो रही है, 84xy ही हमें प्राप्त हो रही है। तो मतलब कितना आप बोल सकते हो। अब देखिए हमें क्या यहाँ पर बोला जा रहा है, पहले दैनिक राजस्व कितना था, 1,76,000 था। तो पहले दैनिक राजस्व ये है, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 1,76,000 दिया हुआ है। तो हमें XY का अगर हम मान ज्ञात करें तो 1,76,000 बटा 88, तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, 2,000 हमारे पास में XY का मान आ जाएगा। और जैसे ही हमारे पास में 2,000 XY का मान आ गया, हम इस 2,000 को यहाँ पर लिखेंगे तो 84 × 2,000, ठीक है, जिसको अपन लिख सकते हैं 168,000, मतलब 1,68,000। तो अब कितना, देखो पहले 1,76,000 का राजस्व आ रहा था, और जब टिकट की कॉस्ट बढ़ा दी जाए तो विजिटर्स कम हो गए, तो अब कितना हमारे पास में राजस्व आ रहा है, वो 1,68,000 आ रहा है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो गया। उम्मीद आपको ये प्रश्न समझ में आ गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला अपना प्रश्न है 10, 12 और 15 का चतुर्थानुपाती क्या होगा। द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ 10, 12 एंड 15 इज, देखो 10, 12, 15, ठीक है, ये अनुपात में वो किसके समानुपाती है, यहाँ पर मैं x ले लूँ। ठीक है, तो देखिए हमें पता है द प्रोडक्ट ऑफ लास्ट टू इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ दिस टू। ठीक है, तो 10 × x बराबर 12 × 15। ठीक है, और इस प्रकार से हमें x का मान कितना हो जाएगा, 12 × 15 बटा 10। ठीक है, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2 और ये 6, और x बराबर 6 3 18। तो x का मान मतलब चतुर्थानुपाती का मान कितना आ गया अपने पास में, 18। ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट हो गया। ये एसएससी CHSL में टियर फर्स्ट में 2019 में आया हुआ प्रश्न है। तो बड़ा इजी प्रश्न है, आप देखें तो कितने 10 सेकंड का प्रश्न ही नहीं है ये। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, एक हीरा 3 हिस्से में टूट गया। ठीक है, एक बड़ा हीरा था, देखो जैसे ये हीरा था और वो कितने हिस्से में टूट गया, 3 हिस्सों में
टूट गया, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, इन छोटे छोटे 3 हिस्सों में टूट गया। अब इन देखिए क्या बोला जा रहा है, इन तीनों के हिस्से का वजन का अनुपात 2:3:4 है। तो इनके वजन का अनुपात में, वेट का अनुपात में, वेट का लिख रहा हूँ सबसे पहले, वेट का अनुपात कितना है देखो 2:3:4। तो यहाँ पर इसका मान कितना हो जाएगा 4 3 7 8 9। ठीक है, अब हमारे पास में क्या हीरे की कीमतें इसके वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। यदि ये हीरा टूटने पर इतने रुपए का नुकसान हुआ तो हीरे की मूल कीमतें क्या थी। देखो अब हीरे की जो कीमत है वो इसके वेट के क्या है, प्रोपोर्शनल है। ठीक है, वेट के प्रोपोर्शनल है। तो अगर मैं रेशियो का मान अगर मैं x मान लूँ, रेशियोज़ का मान अगर मैं x मान लूँ तो हमारे पास क्या आ जाता है, अगर मैं कॉस्ट की बात करूँ, ठीक है, तो पहले जो पूरा हीरा बिना टूटे हीरा था तो वो 81x², ये कितना हो जाएगा इसकी कीमत का था। और अब पहला टुकड़ा कितना 4x² कीमत का है, दूसरा टुकड़ा कितना 9x² कीमत का है, और तीसरा टुकड़ा कितना 16x² कीमत का है। तो देखो अब इन टुकड़ों को मिलाकर कीमत टोटल कितनी बन रही है, टुकड़ों को मिलाकर कीमत कितनी बन रही है 16 और 9 25 और 4 29, 29x²। और बिना टूटे कीमत कितनी थी 81x²। ये हमारे पास में दिया हुआ है। हमें क्या बोला जा रहा है, यदि ये हीरा टूटने पर इतने का नुकसान हुआ, मतलब ये माइनस ये, ठीक है, 81 इतने का तो पहले था और अब इतने का है, तो नुकसान कितने का हुआ 81x² माइनस 29x²। ठीक है, ये नुकसान इतने का नुकसान हुआ, तो 81 माइनस 29, तो अपने पास में कितना हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा 80 में से 30 अगर हम निकालें तो 50, और फिर ये हो जाएगा 52x² का। ठीक है, ये हो जाएगा। अब हमें हीरा टूटने पर 52,000 का नुकसान हुआ, तो हम बोल सकते हैं 52x² का मान 52,000 अगर हमारे पास में है तो x² का मान कितना हो जाएगा 1,000 हो जाएगा x² का मान। और x² का मान अगर 1,000 हुआ तो हीरे की मूल कीमत क्या थी, तो ये 81x² में हीरे की मूल कीमत थी, तो 81 मल्टीप्लाइड बाई x² की वैल्यू कितनी है 1,000, तो 81,000 हीरे की मूल कीमत थी। तो अपना ऑप्शन 4 करेक्ट हो गया। उम्मीद आपको ये प्रश्न बिल्कुल समझ में आ गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला अपना प्रश्न देखिए, संपूर्ण पृथ्वी पर भूमियों का पानी से अनुपात 1:2 है तथा उत्तरी गोलार्ध पर यह अनुपात 2:3 है। दक्षिणी गोलार्ध पर यह भूमि का पानी से अनुपात होगा। देखिए ये आपकी पृथ्वी हुई, ठीक है। अब यहाँ पर इसके सेंटर में से ये तो आपका हो गया उत्तरी गोलार्ध, ये आपका हो गया दक्षिणी गोलार्ध। पृथ्वी पर भूमि व पानी का अनुपात, लैंड एंड वाटर का रेशियो कहाँ पर, अर्थ पर कितना दिया हुआ है 1:2 दिया हुआ है। तो इस तरह से मैं सपोज कर लेता हूँ, जैसे लैंड का मान 100 यूनिट्स तो वाटर का मान कितना 200 यूनिट हो जाएगा। इस तरह से अपने पास में है। तो टोटल अपन बोल सकते हैं लैंड प्लस वाटर कितना है 300 यूनिट्स अपने पास में है। तो लैंड प्लस वाटर 300 यूनिट्स है, तो हम बोल सकते हैं 150 यूनिट तो आपका कहाँ पर आ जाएगा, लैंड प्लस वाटर 150 यूनिट तो कहाँ जाएगा इसमें उत्तरी गोलार्ध में, और लैंड प्लस वाटर 150 यूनिट कहाँ जाएगा इस आपके दक्षिणी गोलार्ध में। अब हमें बोला जा रहा है कि उत्तरी गोलार्ध पर यह अनुपात, मतलब लैंड और वाटर का अनुपात, लैंड और वाटर का अनुपात उत्तरी गोलार्ध पर कितना दिया हुआ है 2:3 है, 2:3 है। तो लैंड का मान कितना हो जाएगा 2 + 3 5 और 5 से 15, तो आपका हो जाएगा 60 लैंड का मान, और वाटर का मान कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। ठीक है, 60 और 90 हो गया, ठीक है, 60 और 90 हो गया क्योंकि 2:3 में दिया हुआ है। अब दक्षिणी गोलार्ध पर भूमि का पानी से अनुपात होगा, तो दक्षिणी गोलार्ध पर भूमि का पानी से अनुपात देखो टोटल 100 था, उसमें से 60 तो लैंड उत्तरी गोलार्ध पे हो गया, तो बचा 40 लैंड का पार्ट दक्षिणी गोलार्ध पर,
और टोटल वाटर कितना था 200 यूनिट्स था, उसमें से वाटर जो उत्तरी गोलार्ध पे कितना था 90 था, तो यहाँ पर कितना बच गया 110 बच जाएगा 110। तो 40 और 110 ये इसका रेशियो सिंप्लीफाई करें तो 4:11, मतलब ऑप्शन नंबर 3 इसका आपका करेक्ट हो गया। उम्मीद आपको ये प्रश्न भी समझ में आ गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला अपना प्रश्न 3.6 और 0.9 का माध्य अनुपात ज्ञात कीजिए। फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 3.6 एंड 0.9। देखो मीन प्रोपोर्शनल कैसे फाइंड किया जाता है, ए और बी का मीन प्रोपोर्शनल होता है क्या √AB। तो हमें माध्य अनुपात किसका ज्ञात करना है 3.6 और 0.9 का, तो आपका माध्य अनुपात हो जाएगा 3.6 × 0.9 ये हो जाएगा। तो वो कितना हो जाएगा यहाँ देखो, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करो तो /10 लिख सकते हो, इसको /10 लिख सकते हो, और अब इससे बाहर 10 और यहाँ पर 6 × 3 तो 18/10 मतलब 1.8 आपका इसका मान आ जाएगा। तो 1.8 ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आ गया है। इस प्रकार से हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन टॉपिक के काफ़ी प्रश्न हमने लिए हैं, और सभी प्रकार के प्रश्न जो जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो हर प्रकार के प्रश्न हमने ले लिए हैं। अगर आपने पीछे के जो हमारे लेक्चर्स हैं वो नहीं देखे हैं तो आप पीछे के लेक्चर्स जाइए और देखिए। और इस कंसेप्ट को मैं बता दूं, अगर आप सारे लेक्चर्स देख लेते हो तो सारा आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। कीप वॉचिंग, थैंक यू।